हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का सीरीज और आज का एपिसोड है 8 अप्रैल का द हिंदू एडिटोरियल। इस हिंदी एडिटोरियल में जितने भी नए इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास का शुरुआत कर देते हैं, आपके इस वादे के साथ कि आप बीच में से स्किप नहीं करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए, हमारा पहला वर्ड है अकोमोडेटिव। ये एक एडजेक्टिव है। आप गौर से देखें तो ये जो वर्ड है अकोमोडेट परिवार का वर्ड है। इसका जो पहला वर्ड जो आप जानते होंगे अकोमोडेट, अकोमोडेशन आप जानते होंगे इसके परिवार में। अकोमोडेट है, अकोमोडेशन है, ये सब एक ही फैमिली के वर्ड्स हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह। रहने की जगह को अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। और अकोमोडेट का मतलब होता है रहना। लेकिन अकोमोडेट का एक और मतलब होता है अपने आप को हालात के हिसाब से ढाल लेना, ठीक है। और वही मीनिंग के आधार पर ये वाला एडजेक्टिव बनाया गया है अकोमोडेटिव। तो अकोमोडेटिव का मतलब क्या हुआ? वैसी चीज़ें या वैसा क्वालिटी जिसमें कोई इंसान या कोई चीज़ या कोई योजना अपने आप को बदलते हुए हालातों के हिसाब से ढाल लेती है, उसे एकोमोडेटिव कहते हैं, ठीक है। तो यदि सरकार की कोई योजना अकोमोडेटिव है तो इसका मतलब है कि वो योजना बदलते हालात के हिसाब से बदली जाएगी। उसमें जो फैसले लिए जाएंगे वो हालात के हिसाब से लिए जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास ड्रॉप वंस गार्ड, ठीक है। ये एक फ्रेज है। यदि कोई आदमी अपना गार्ड को ड्रॉप कर देता है तो इसका मतलब होता है कि वह थोड़ा लापरवाह हो गया है, वह थोड़ा सा केयरफुल नहीं है जितना पहले था। एक्चुअली गार्ड वर्ड ये आया कहाँ से, इसको समझिएगा। ये जो गार्ड है ना, हम लोग खेलते हैं ना, वो कराटे वगैरह करते हैं तो हाथ को ऐसे लगा के स्टैंस रखा जाता है ताकि सामने वाला मारे तो रोक ले। तो ये आपने गार्ड को अप रखा है, अप वंस गार्ड। और जैसे आप हाथ नीचे कर देते हो तो सामने वाला अटैक करके आपको डैमेज कर सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आपको इंजर कर सकता है। तो आपने क्या कर दिया? ड्रॉप वंस गार्ड। मतलब आप थोड़े लापरवाह हो गए, आप थोड़े निश्चिंत हो गए कि चलो अब कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो सही नहीं है ना। तीसरा है आर्म विथ। आर्म नाउन के रूप में जब यूज किया जाता है तब इसका मतलब होता है बाह। बाह समझते हैं ना। और आर्म जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो हथियारों से लैस करना। और सिर्फ हथियारों से क्यों, कोई भी ऐसा चीज से लैस कर देना जिसको आप अपने फायदे के लिए या अपने ताकत के तौर पे यूज कर सकते हो, तो आप आर्म विथ हो जाते हो। मतलब आप उस चीज के लिए प्रिपेयर, किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। मैंडेट, मैंडेट इंस्ट्रक्शन या आदेश को कहते हैं, ठीक है। जनता का आदेश है ना। तो मैंडेट इंस्ट्रक्शन होता है, डायरेक्टिव होता है, ऑर्डर होता है, अथॉरिटी होता है, अप्रूवल होता है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट वर्ड है इसके बाद माइंडफुल। इफ यू आर माइंडफुल ऑफ समथिंग, इट मीन्स कि अगर आप माइंडफुल हो किसी चीज के लिए तो इसका मतलब है कि आप सतर्क हो, आप अवेयर हो, कॉन्शियस हो, हीडफुल हो, आप अलर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट है रीअफर्म। अगर आप रीअफर्म करते हैं, रीअफर्म एक वर्ब है, अगर आप रीअफर्म करते हैं किसी बात को तो इसका मतलब है उस बात को आप दोबारा तिबारा बार बार कह रहे हैं ताकि लोग उसको निश्चिंत हो जाएं कि ये बात सही है। तो आप असर्ट करते हैं, स्टेट करते हैं, एस्योर अगेन करते हैं। रीस्टेट भी कह सकते हैं। स्टेट करने का मतलब कहना, रीस्टेट का मतलब दोबारा कहना। तो आप रीअफर्म कर रहे हैं तो आप दोबारा सुनिश्चित कर रहे हैं, इस बात को बोल के लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि देखो भैया ऐसा नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। स्टांस, स्टांस का मतलब होता है पोजीशन। अभी हमने आपको बताया था ना कि जब हम लोग जूडो वगैरह खेलते हैं, जूडो कराटे वगैरह करते हैं तो अपने हाथ को ऐसे चेहरे के पास लगा के रखते हैं ताकि सामने वाला मारे तो इससे फट से रोक ले हम लोग। तो ये जो है ये स्टांस कहलाता है। स्टांस एक पोजीशन होता है ना, एक तरीका होता है कोई चीज को सोचने समझने का भी। ये आपका स्टैंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक नाउन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कोई चीज के बारे में पहले से पूर्वानुमान लगा लेना कि हाँ भैया ऐसा होगा, ठीक है। तो फोरकास्ट इसको बोल सकते हैं, प्रिडिक्शन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन बोल सकते हैं, एजम्पशन भी तो बोल सकते हैं आप, गेस भी तो बोल सकते हैं आप। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते सिनोनिम्स के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड है फिस्कल। बोलिए फिस्कल क्या होता है? तो फिस्कल वित्तीय, फिनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, फिनेंशियल ईयर है ना, वित्तीय मतलब इकोनॉमी और फिनांस से रिलेटेड फिस्कल।
और रेशनल, रेशनल का मतलब होता है कोई चीज के पीछे का तर्क, लॉजिक। तो लॉजिक आप कह सकते हैं, आप तर्क कह रहे हैं तो रीजन या रीजनिंग कह सकते हैं, उस चीज के पीछे थिंकिंग कह सकते हैं, उस चीज का क्या ग्राउंड्स है, क्या बेसिस है, आप ये सारे के सारे सिनोनिम्स के रूप में आप यूज कर। नेक्स्ट वर्ड है एज लॉन्ग एज। ठीक है, ये एक फ्रेज है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है बशर्ते की, बशर्ते की। ठीक है, एक सेंटेंस बना के हम बताते हैं इसका। यू कैन स्टडी हियर एज लॉन्ग एज यू आर डिसिप्लिन्ड। आप यहां पढ़ाई कर सकते हो बशर्ते कि आप अनुशासित रहो। आप यहां पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन स्टडी हियर एज लॉन्ग एज यू आर डिसिप्लिन्ड, तब तक जब तक कि आप अनुशासन में रहो। तो बशर्ते कि या जब तक तब तक के सेंस में भी हम लोग एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल, यदि कोई चीज ड्यूरेबल है तो वो बहुत टिकाऊ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वो स्ट्रॉन्ग है, सब्सटेंशियल है, एंड्यूरिंग है, परसिस्टिंग है, सस्टेनेबल है। ठीक है, ये सारे के सारे सिनोनिम्स होंगे। अनएम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस वर्ड कौन नहीं जानता है? ऐसा कौन स्टूडेंट होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा और एम्बिग्यूअस नहीं जानता होगा? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग और हैविंग नो क्लियर मीनिंग। तो एम्बिग्यूअस कहा जाता है वैसी चीजों को, जो वैसी बातों को जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं पता चलता हो। तो अनएम्बिग्यूअस है तो उसका उल्टा है, अनएम्बिग्यूअस है तो स्पष्ट अर्थ पता चलेगा, मतलब एकदम क्लियर होगा। यदि कोई आदमी अनएम्बिग्यूअस है तो क्या सोच रहा है, क्या बोलना और क्या करना, ये सब बातें उसको एकदम क्लियरली मालूम है, उसके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है ना। तो अनआर्ग्यूएबल है, वो अनक्वेश्चनेबल है, अनकंट्रोवर्टिबल है, बॉर्न ऑफ समथिंग। ठीक है, बॉर्न ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से पैदा होना। दिस इकोनॉमिक क्राइसिस हैज बॉर्न ऑफ द वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक। वर्ल्ड वाइड तो बेकार ही हम बोले ना, पैंडेमिक। दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इज बॉर्न ऑफ पैंडेमिक, मतलब ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये है किसके कारण? पैंडेमिक के कारण। डैम्पेन, डैम्पेन क्या है? वर्ब है। डैम्पेन का मतलब होता है, डैम्प मतलब समझते हैं ना, गीला। दीवार में डैम्प होता है तो दीवार में पानी आने लगता है ना, कि बरसात में पानी बरसा और दीवार ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बाहर रिलीज कर रहा है धीरे धीरे करके, तो डैम्प कर रहा है दीवार, तो डैम्प वो होता है। और डैम्पेन को हम लोग फिगरेटिव अर्थ में यूज करते हैं उत्साह भंग कर देने के लिए, डिस्करेज करने के अर्थात में, माहौल को खराब करने के अर्थ में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, किसको? डैम्पेन को। तो डैम्पेन जो एक ऐसा वर्ड है, समझिएगा, जो वर्ब के रूप में यूज किया जाता है कोई चीज को घटा देना, उत्साह को घटा देना, उमंग को घटा देना, ताकत को घटा देना, है ना, ग्रोथ को घटा देना, ये सब चीजों को घटा देने के अर्थ में हम लोग किसका यूज करते हैं? डैम्पेन का यूज करते हैं। तो घटा देने के अर्थ में जब यूज करते हैं तो आप हमको बताइए कि डिक्रीज इसका साइनोनिम्स होगा कि नहीं, डिमिनिश होगा कि नहीं, लेसन होगा कि नहीं, रिड्यूस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन यदि हम लोग करते हैं तो कोई चीज को काबू में रखते हैं, काबू में रखते हैं तो जाहिर सी बात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम लोग, उसको रेगुलेट करते हैं, नियम कानून वगैरह बना के उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको कुछ करने से या कुछ होने से हम लोग रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं। तो रिस्ट्रेन एक वर्ब है। इतना सारा साइनोनिम्स हमने बताया। इम्पल्स, इम्पल्स को हिंदी में आवेग बोलते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि कहते हुए कि ज्यादा आवेग में आके कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आवेग में आके फैसला नहीं लेना चाहिए मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस के पकड़ में आके, जब हम लोग कभी कभी स्ट्रॉन्ग इमोशंस में आ जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तब वही हमारा इम्पल्स कहलाता है। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवेग। तो कोई भी अर्ज, अर्ज मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, कोई भी इंस्टिंक्ट, अंदर से जो इच्छा आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, वही हमारा इम्पल्स होता है। ठीक है, जैसे सर डांटते हैं तो एकदम इम्पल्स आता है कि पलट के जवाब दे दे, आपसे गलती नहीं होता है क्या? ठीक है, लेकिन हम लोग कंट्रोल करते हैं अपने इम्पल्स को, है ना। तो जो इम्पल्स होता है हमारा, वो हमारा मन का मजबूरी, कंपल्सन भी तो होता है, वो एक तरह का जरूरत है इम्पल्स, है ना। तो इम्पल्स समझ गए, अर्ज, इंस्टिंक्ट, कंपल्सन, नीड। इम्पल्स एक तरह का भावना है, स्ट्रॉन्ग भावना, ऐसा स्ट्रॉन्ग और नेचुरल भावना जिसको हम लोग जनरली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कंट्रोल करने की जरूरत होता है, क्योंकि इम्पल्स में लिया गया कोई भी डिसीजन ज्यादातर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्पल्स के समय हमारा रीजनिंग, हमारा दिमाग काम करना थोड़ा कम कर देता है या बंद कर देता है। प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग एक वर्ब है। प्रोलॉन्ग
मतलब किसी भी चीज को और लंबा खींच देना, बहुत लंबा खींच देना, है ना। कोई योजना को, लॉकडाउन को, बीमारी को, कोई मतलब टाल मटोल करते हुए या फिर किसी तरीके से इसको बढ़ा देना, प्रोलॉन्ग कर देना। जैसे लॉकडाउन पहले लगाया गया था 30 दिनों के लिए, फिर उसको प्रोलॉन्ग करते करते पूरा साल चला गया। तो आप प्रोलॉन्ग करते हैं तो लंबा कर देते हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, आप ऐसे समझिए, उसका टाइम बढ़ा देते हैं। तो उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, लेन देन करते हैं, प्रोट्रैक्ट करते हैं। नॉर्मैलिटी क्या होता है? नॉर्मैलिटी जीवन की सामान्य परिस्थितियों को नॉर्मैलिटी कहते हैं। क्या अभी जीवन सामान्य परिस्थितियों में है? क्या जीवन अभी नॉर्मैलिटी में है? नहीं, हम लोगों का जीवन नॉर्मैलिटी में नहीं है। हम लोगों का जीवन नॉर्मैलिटी में नहीं है। मतलब नॉर्मैलिटी का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन। क्यों नहीं है भाई? तो कोरोना के कारण सब घर में बंद हैं, ठीक है। आमदनी एक साल बंद हो गई सब लोगों की, अधिकतर लोगों की, या बहुत कम हो गई, ठीक है। तो नॉर्मैलिटी या रेगुलरिटी या नॉर्मल कंडीशन को ही नॉर्मैलिटी कहते हैं, सामान्य अवस्था। डिप, डिप क्या है भैया? तो डिप एक वर्ब है। डिप क्या है? एक वर्ब है। डिप का मतलब क्या होता है? देखिए, आप बिस्कुट को चाय में डिप करके खाते हैं ना, तो डिप करते हैं तो आप क्या करते हैं? नीचे ले जाते हैं। तो नीचे कोई चीज आता है तो डिक्रीज भी तो करता है, वो फॉल भी तो करता है, वो ड्रॉप भी तो करता है, वो स्लंप भी तो करता है। तो डिप का मतलब एक डुबाना भी होता है। डिप, वही डिप जो कि डुबा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, तो उसी अर्थ में फिगरेटिवली कम करना के अर्थ में यूज करते हैं, या कम होना के अर्थ में। डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप, स्लंप इसके सिनोनिम्स होते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाउड। क्लाउड कौन नहीं जानता है? क्लाउड नाउन के रूप में सब लोग जानते हैं, बादल, लेकिन क्लाउड यहां वर्ब के रूप में यूज किया गया है। क्लाउड को अगर आप वर्ब के रूप में यूज करते हो ना, तो इसका मतलब होता है तहस नहस कर देना, ठीक है, सब कुछ एकदम गड़बड़ झाला कर देना। तो आप गड़बड़ झाला करते हो तो मेसअप कर देते हो, आप स्पॉइल कर देते हो, कोई चीज को रुइन कर देते हो, आप विसिएट करके रख देते हो। सेंटिमेंट्स कौन नहीं जानता है? सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावना, फीलिंग्स। ये एक नाउन है ना। आप अपने सेंटिमेंट्स के हिसाब से डिसीजन लीजिए, तो आप अपने फीलिंग्स, व्यू या ओपिनियन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। स्लाइड, स्लाइड वर्ब होता है। स्लाइड इसको कहते हैं, इस तरह के ढलान को, है ना, स्लाइड कहते हैं। तो कोई चीज में स्लाइड हो रहा है तो नीचे की ओर जा रहा है ना, तो फॉल हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सबसेक्वेंट बहुत बार आ चुका है। सबसेक्वेंट का मतलब होता है एडजेक्टिव है, आगामी, इसके बाद जो आएगा। तो फॉलोइंग भी बोल सकते हैं, एनसुइंग बोल सकते हैं, सक्सेसिव बोल सकते हैं इसको। शेड, शेड टीयर्स आप नहीं जानते हैं? शेड टीयर्स, आंसू बहाना। तो ये बहाना के अर्थ में यूज करते हैं। तो बहाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? उसको छोड़ देते हैं ना, त्याग देते हैं। तो डिस्कार्ड, गेट रिड ऑफ, डू अवे विथ, डिस्पोज ऑफ, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस तनाव कहते हैं, है ना, कहते हैं ना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ज्यादा तनाव मत लो, टेंशन। तो ट्रबल, डिफिकल्टी, स्ट्रेन, प्रेशर, टेंशन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट एक वर्ब है। परसिस्ट का मतलब होता है जारी रखना। देखिए, हम लोग कोई काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, उसके बाद भी हम लोग अड़चनों को झेलते हुए, उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, काम को जारी रखते हैं। तो इस तरह से इस हालात में काम को जारी रखना परसिस्ट करना कहलाता है। और उसका साइनोनिम्स हम लोग बोल सकते हैं कंटिन्यू, स्टे, लिंजर, रिमेन। इसी से एक वर्ड बना है परसिस्टेंस, है ना, परसिस्टेंस। आप मेरे बहुत सारे नोट्स में देखे होंगे, एक हम लाइन लिखते हैं, पेशेंस एंड परसिस्टेंस आर द की टू सक्सेस। धैर्य और मुसीबत में टिके रहने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। पेशेंस एंड परसिस्टेंस लिखे, यहां पर लिख देते हैं, पेशेंस एंड परसिस्टेंस आर द की टू सक्सेस। ठीक है। सीक एक वर्ब है। सीक का मतलब होता है कोशिश करना, चाहना। ये कितना बार आ चुका है? अनगिनत बार। अब तो ये आप लोगों को रटा गया होगा। वांट, ट्राई, एम, अटेम्प्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स है। रैंप अप एक फ्रेजल वर्ब है। रैंप अप करते हैं तो किसी चीज की मात्रा या संख्या को एकदम तेजी से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं आप। ड्राइव, वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीनेशन ड्राइव मतलब अभियान, अभियान है तो कैंपेन है, क्रूसेड है, मूवमेंट है, एक तरह का एफर्ट है, पुश है, हाँ या ना।
ओह, आ गया नया बैच के ऑफर के बारे में। जो 8:30 बजे फाउंडेशन इंग्लिश का बैच स्टार्ट हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 10 अप्रैल तक के लिए एक ऑफर दिया गया है कि अगर आप 2000 रुपये जमा कर देते हैं तो 3500 के बदले मात्र 2000, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको मिल जाता है एक्सेस जो पूरे कोर्स है उसका। ठीक है, ये 10 अप्रैल तक सिर्फ है। चलिए देख लीजिए, आपके दोस्त वगैरह यदि किसी को ज़रूरत हो तो आगे बढ़े। 31st वर्ड है फोर सी, ये एक वर्ब है। फोर मतलब पहले, सी मतलब देख लेना। आप पहले से किसी चीज को देख लेते हो तो मतलब उसका अनुमान लगा लेते हो, पूर्वानुमान लगा लेते हो, है ना। तो एंटीसिपेट करते हो आप उसको प्रिडिक्ट कर लेते हो, उसको एनविसेज करते हो, उसको एनविजन कर लेते हो आप। ठीक है, रीबाउंड वर्ब है। रीबाउंड का मतलब होता है फिर से पहली जैसी स्थिति में वापस आ जाना, है ना। तो आप रिकवर कर लेते हैं, खास करके इकोनॉमी वगैरह के लिए यूज करते हैं रिबाउंड। जब इकोनॉमी ढलान पे चला जाता है, नीचे गिर जाता है, उसके बाद फिर से अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, तो रिबाउंड करता है इकोनॉमी किसी देश का। एनी टाइम सून, एनी टाइम मतलब फिक्स नहीं है कि कब, लेकिन सून जल्दी ही हम करेंगे। कब कीजिएगा अभी पता नहीं है, लेकिन जल्दी ही करेंगे। एनी टाइम सून, है ना, इन द वेरी नियर फ्यूचर। रेमिट नाउन है। ठीक है, रेमिट कहा जाता है जिम्मेवारी या किसी एक्टिविटी के एरिया को, स्कोप को कहा जाता है। ठीक है, हार्डन एक वर्ब है। यदि हार्डन करते हैं किसी चीज को तो आप उसको राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं और एक हायर लेवल पे उसको फिक्स कर देते हैं कि भैया यहां तक आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज अक्रॉस द बोर्ड है तो सब पर अप्लाई होगा। समझिए, फ्रेज है लेकिन एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। अक्रॉस द बोर्ड यदि कोई चीज है तो सब पर लागू होगा। कॉग्निजेंट, ठीक है, कॉग्निजेंस तो आप जानते होंगे, टेक कॉग्निजेंस, बहुत बार हम पढ़ाए हैं। द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस। तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है जानकारी। और टेक कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान लेना, मतलब उसके बारे में जानकारी लेना, है ना। तो कॉग्निजेंस जो है इंफॉर्मेशन के बराबर है। इसका सिनोनिम्स आप क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई आदमी यदि कॉग्निजेंट है तो वो इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग है, उस चीज से वो अवेयर है, जागरूक है, तो उसके बारे में अनभिज्ञ नहीं है, जानकार है उसके बारे में, फैमिलियर विथ है। अपसाइड, अपसाइड यदि कोई चीज है तो ऊपर की ओर जा रहा, अपसाइड है, आप समझिए, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव है, बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है सिचुएशन। और डाउनसाइड है सिचुएशन तब नीचे की ओर जा रहा है, मतलब ड्रॉबैक है, उसका खराबी है। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है कि किसी चीज के जाने का जो रास्ता होता है वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। तो रास्ता है तो रूट है, पाथ है, डायरेक्शन है, अप्रोच है, ट्रैक है, कोर्स है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। फ्लैग, झंडा, नाउन के रूप में, लेकिन यहां तो वर्ब के रूप में है। तो हिंट करना, कोई चीज को कोई चीज की तरफ इशारा करना, इंडिकेट करना, आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आउट करना। गिवन, कम से कम तो 100 बार आ गया होगा गिवन, सेंटेंस के शुरू में रहे तो कंसीडरिंग के अर्थ में यूज किया जाता है। गिवन ऑल द कंडीशंस और गिवन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोरोना केसेस, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू शट डाउन ऑल द कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग्स, सिनेमा हॉल्स वंस अगेन, है ना। पुश अप करते हैं, फ्रेजल वर्ब है। तो आप कोई चीज को पुश करेंगे तो क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, धकेलेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, रेज करेंगे। फार मतलब दूर, एडवर्ब है, और फार जो है बहुत के सेंस में भी यूज किया जाता है। इन्फ्लुएंस नाउन भी है और वर्ब भी है। इन्फ्लुएंस नाउन के रूप में इसका क्या अर्थ होता है? नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है असर, और वर्ब के रूप में होता है असर डालना, अफेक्ट। हाउस होल्ड, परिवार, घर। एक्सेलरेट, तीव्र कर देना, बहुत जानते सब लोग, तेज कर देना, इंक्रीज, राइज, सर्ज। हॉरिजन, हॉरिजन का मतलब देखिए, हॉरिजन का एक मतलब होता है क्षितिज, लेकिन यहां पर नाउन के रूप में यूज किया गया है दृष्टिकोण या नजरिया के अर्थ में। तो दृष्टिकोण या नजरिया बोलिएगा तो आउटलुक होगा, पर्सपेक्टिव होगा, परसेप्शन होगा, परव्यू होगा। हार्ड अर्नड, यदि आपके पास कोई चीज हार्ड अर्नड है तो आपने बहुत मुश्किलों से उसको कमाया, हार्ड अर्नड मनी, है ना। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या होता है? क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, है ना, ट्रस्टवर्दीनेस, इंटेग्रिटी। ठीक है, और नया बैच का इंफॉर्मेशन आपके पास है, 8:30 बजे से स्टार्ट हुआ, उसमें एक ऑफर है 10 तारीख तक, आप लोग देख लें। ठीक है, चलिए, ये था 8 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत सारे काम के वर्ड्स मिले होंगे और
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपके काम के लिए है तो बहुत सारे लोगों के काम के लिए होगा, यूजफुल होगा। तो लाइक और शेयर करने का बनता है, और कमेंट्स में अपना ओपिनियन दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए वीडियो और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। लेकिन चलने से पहले बोलेंगे कि अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को विजिट कीजिए, और आपके लिए काम के लायक चीज़ें मिलती हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद।